आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। इस टॉपिक को कभी कभी ही नहीं पूछा जाता। जिस साल पेपर थोड़ा कठिन बढ़ता है उस साल इसको नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है। और जब कॉमनली जब सिंपल पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन पर या इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। देखिएगा, दर्पण समीकरण क्या है। हालांकि 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, समझिएगा आप इसको। ये कोई अवतल दर्पण है ना। इसके पीछे यहाँ पर ये पॉलिश की हुई है और इस सामने की जो दबी हुई सतह है ये चमकीली है। ये इसका ध्रुव P है और इस ध्रुव P को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये इसका मुख्य अक्ष है। क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। क्लियर? ये इसका जो मुख्य अक्ष है। तो आगे देखिए, अब ये C इसका वक्रता केंद्र है। किसका? इस दर्पण का। C से दूर ये AB कोई बिंब रखा हुआ है। इस बिंब से एक प्रकाश की किरण ये जा रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। क्लियर? और आपको बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु ऐप से होकर निकल जाती है। तो ये इस ऐप से होती हुई यूं चली जाती है। तो देखो, वापस देखो, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और एम बिंदु से टकराई और फोकस से होती हुई यूं आउट हो गई। दूसरा आपको बताया था कि दर्पण के ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर निर्गत भी होती है। तो देखो आप, ये AB जो बिंब है इससे ये प्रकाश की किरण आ रही है और इस बिंदु P पर इस थीटा कोण पर गिर रही है। तो इसी कोण पर ये परावर्तित होकर इस प्रकार से चली जाती है। क्लियर? तो यहाँ से ये इस प्रकार से चली जाती है। तो इस पॉइंट पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इस पॉइंट पर बिंब का निर्माण होता है। जब बिंब का निर्माण होता है तो ये बिंब का नहीं, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसको मैं A' B' से व्यक्त कर रहा हूँ। क्लियर? अब बात करें कि दर्पण समीकरण क्या है। ये कई बार ये डेफिनेशन पूछ लेता है कि दर्पण समीकरण किसे कहते हैं, बताइए। तो आप क्या बताओगे? तो देखो, बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F के मध्य संबंध को किसी दर्पण के लिए बिंब से दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F के मध्य संबंध को दर्पण समीकरण कहते हैं। तो दर्पण समीकरण की अगर डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है तो फिर आपको करना क्या है, तो इसकी परिभाषा मैं यहाँ लिख देता हूँ। परिभाषा देखिए आप कि किसी दर्पण के लिए तो ये देखिए, किसी दर्पण के लिए बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा फोकस दूरी F के मध्य संबंध को दर्पण समीकरण कहते हैं। माना एक अवतल दर्पण है जिसके सामने AB एक बिंब रखा है। तो ये तो अवतल दर्पण है और इसके सामने AB क्या रखा है? एक बिंब रखा है जिसका प्रतिबिंब A', B' बनता है। ये A', B' क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है। माना बिंब की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से तथा फोकस दूरी को F से व्यक्त करें तब। क्लियर? और ये आपको बता ही चुका था कि किसी दर्पण के लिए बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F के मध्य संबंध को दर्पण समीकरण कहते हैं। देखिएगा, तो अब समझो इसको। मैं समझा तो चुका था आपको डायग्राम सारा। अब देखो, इसमें दो त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। त्रिभुज A' B' F। देखो, A' B' F।
बन गए त्रिभुज, क्लियर। और एक शायद ये बनेगा, देखो MPF, MPF। कुल मिला के बात है कि एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक रिपीट ये हो रहा है, दो त्रिभुज बन गए। आप कहोगे सर त्रिभुज कैसे बना, ये तो वक्राकार रेखा है, इसको हम लगभग सीधी रेखा मान रहे हैं, इसलिए इसको हम त्रिभुज बता रहे हैं, क्लियर। तो ये जो दो त्रिभुज हैं ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। क्यों है, क्योंकि ये देखो आप इसका कारण समरूप है, क्योंकि इसमें एक कोण ये 90 डिग्री का है, एक कोण इसमें ये 90 डिग्री, क्लियर। ये दो कोण इसमें 90 डिग्री के हैं, दो कोण इसमें 90 डिग्री के हैं। और क्या फर्क पड़ेगा, देखो आप इसमें अगर ये समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। देखो इसकी भुजा तो है A डैश B डैश, तो लिख दिया मैंने A डैश और B डैश। A डैश B डैश के समकक्ष इसमें भुजा है MP या PM कह दो, ये भुजा हो गई है PM, क्लियर। दूसरा FB डैश, ये F है ये B डैश है, FB डैश, और इसके समरूप इसकी जो भुजा है वो है PF बटा PF, ठीक है भाई। कुल मिला के बात समझ में आई होगी आपको। मैंने क्या किया कि भाई ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, जो त्रिभुज बन रहे हैं ना, इन त्रिभुजों में जो कर्ण है इनका, एक तो इसका ये कर्ण है, इसका कर्ण ये है, कर्ण को तो छोड़ दिया, क्लियर, कर्ण को तो छोड़ दिया। अब उसके अलावा जो आधार और लंब हैं उनका अनुपात निकाल रहे हैं। तो इसका तो लंब है A डैश B डैश, जो ये लिख दिया, इसका लंब है PM, जो ये लिख दिया। इसी प्रकार इसका है FB डैश, FB डैश, और इसका है PF, ये PF लिख दिया। अब आगे चलिए आप, अब अगर हम आगे चलें तो ये क्या बन जाएगा वो देखो, चूंकि PM बराबर क्या है AB, PM बराबर क्या है AB। कैसे है बेटा ये भी समझ लो। अरे इस चित्र में देखो आप, ये जो PM को अगर मैं लगभग सीधी रेखा मान लूं तो ये इसके बराबर है, तो PM बराबर क्या है AB, तो रख दो आप यहाँ पर। तो PM बराबर AB, तो ये हो गया A डैश B डैश अपॉन PM इज इक्वल टू FB डैश अपॉन PF। इस PM की जगह मैंने AB रख दिया, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि ये जो त्रिभुज ABP और A डैश B डैश P ये भी समरूप है। ये क्या चीज़ है, पहले चित्र को समझो। चित्र कह रहा है हमारा कि इसमें दो जो त्रिभुज हैं, कौन कौन से, वो देखो पहले आप। इसमें दो त्रिभुज हैं, एक तो AB और ये यहाँ सीधा आ जाओ ये P बन गया। एक तो ये त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है A डैश B डैश और फिर P। देखो एक त्रिभुज तो बनेगा ये वाला बन गया बेटा। एक बनेगा यहाँ से ये गया फिर ये आया, एक त्रिभुज ये बन गया, दो त्रिभुज बन गए। अब ये जो दो त्रिभुज हमारे बन गए हैं, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहेगा। तो भुजाओं का अनुपात भी देख लो कि A डैश B डैश बटा AB, वही लंब का अनुपात निकाल रहे हैं पहले अपन। A डैश B डैश बटा AB बराबर PB डैश, इसकी दूरी तो आधार PB डैश है, और इसका क्या है PB। तो देखो यहाँ पर, तो A डैश B डैश अपॉन AB बराबर PB डैश अपॉन PB, समीकरण नंबर 2। आई बात समझ में। अब ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। अब दोनों समीकरण इक्वल है, ये भी A डैश B डैश अपॉन AB के बराबर है, ये भी A डैश B डैश अपॉन AB के बराबर है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब बराबर रख लेंगे। तो अगली समीकरण 1 व 2 से लिख रहे हैं हम, और उसमें हम इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, और ये हो गया दोनों बराबर। तो FB डैश अपॉन PF इज इक्वल टू PB डैश अपॉन PB हो गया। अब वही डायग्राम में अगर हम बात करें ना, तो FB डैश किसके बराबर है, देखो अब डायग्राम में, ये वास्तव में PB डैश माइनस PF के बराबर है। देखा जाए तो आप इसको देखो, डायग्राम में देखो, एक बार समझो इस बात को। देखो ये दे रखा था वहाँ, FB डैश दे रखा था ना, तो FB डैश की दूरी हमें चाहिए, तो ये वास्तव में किसके बराबर है, ये वास्तव में बराबर है PB डैश माइनस PF के बराबर।
आपको सर ऐसा क्यों रखा? क्योंकि हमें जो यू वी और एफ की जो वैल्यू पता थी वो सब की सब वैल्यू जो थी वो फोकस बिंदु से होती थी, ठीक है, सॉरी ध्रुव पी से होती थी। लेकिन ये तो ध्रुव पी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है एफ बी डैश का, तो हमें एफ बी डैश की दूरी का पता नहीं है। तो इसका ध्रुव पी से कनेक्शन करने के लिए हमने क्या किया कि एफ बी डैश को पी बी डैश माइनस पी एफ के बराबर कर दिया। और जब इसके बराबर कर देंगे तो ये जो एफ बी डैश जो है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखो आप, तो ये देखो आप, एफ बी डैश बराबर हो गया पी बी डैश माइनस का पी एफ। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो आप, किसकी? एफ बी डैश की। तो ये हो गया पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ बराबर पी बी डैश अपॉन पी बी। ये बन गया समीकरण नंबर 3। क्लियर? अब चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी लगाएं अगर हम, तो देखो पी बी डैश तो वास्तव में प्रतिबिंब की दूरी थी, ये वी हो गई। पी एफ वास्तव में फोकस दूरी है जो एफ हो गई। पी बी वास्तव में बिंब की दूरी है जो यू हो गई। और तीनों की तीनों जो दूरियां हैं वो आपतित प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए तीनों के साथ माइनस का चिन्ह लग रहा है। तो देखो आप, इसको मैं डायग्राम में आपको दिखाना चाहूँ कि ये वैल्यू है कैसे, समझो इसको। ये था डायग्राम, देखो भाई, पी बी वास्तव में बिंब की दूरी है ना, तो यू के बराबर होगी। पी बी डैश ये वास्तव में प्रतिबिंब की दूरी है तो वी के बराबर होगी। पी एफ वास्तव में फोकस दूरी है तो एफ के बराबर। तीनों की तीनों दूरियां इधर से इधर मापी जा रही, जबकि प्रकाश की किरण ऐसे जा रही, अपोजिट साइड में मापी जा रही हैं, इसलिए तीनों की तीनों वैल्यू माइनस में आएगी। तो ये वैल्यू आ गई माइनस का वी, माइनस का एफ और माइनस का यू। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए आप, तो रख देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस पी बी डैश दिख रहा है आपको, पी बी डैश की जगह तो रखा मैंने माइनस का वी, तो ये माइनस का वी हो गया। फिर पी एफ की जगह रखा माइनस का एफ, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो प्लस का एफ। और पी एफ की जगह फिर माइनस का एफ। पी बी डैश की जगह माइनस का वी, पी बी की जगह माइनस का यू। टोटल वैल्यू रख दी। और अब इसको क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे होगा वो भी देखते चलो भाई। इसके माइनस से इसका माइनस तो कट जाएगा, तो ये तो हो गया वी बटा यू। अब ये जो माइनस का चिन्ह है इससे ऊपर गुणा कर लो, तो माइनस का वी तो हो गया प्लस का वी, और प्लस का एफ हो गया माइनस का एफ, और ये हट गया इसका माइनस का चिन्ह। और अब कर लो इनको वज्र गुणा, तो ये हो गया वी माइनस एफ गुणा यू बराबर वी एफ। ये एफ है भाई, वी एफ। करो सोल्व, तो ये गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यू वी माइनस का यू एफ बराबर का वी एफ। क्लियर? ये हो गया समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में यू वी एफ का भाग देने पर लगा दो भाग, तो ये हो जाएगा बेटा, इसमें यू वी एफ का भाग लगाएंगे ना, तो इसमें तो बच गया यू वी तो कट जाएगा और बच गया 1 बटा एफ, माइनस का माइनस, इसमें 1 बटा वी बचेगा और इसमें 1 बटा यू बचेगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख के बताऊँ, तो देखो यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ और वी एफ अपॉन यू वी एफ हो गया। अब ये सोल्व कर लो, देखो यू वी से यू वी कट गया तो 1 बटा एफ आ गया। अच्छा, यू एफ से यू एफ कट गया तो 1 बटा वी बच गया। वी एफ से वी एफ कट गया तो 1 बटा यू बच गया। अब इसको इधर भेज दो, तो 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी बराबर क्या हो गया? 1 बटा एफ हो गया। क्लियर? तो ये हो गया 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी बराबर 1 बटा एफ। ये समीकरण 6 क्या कहलाती है? समीकरण 6 दर्पण समीकरण कहलाती है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन जो अगला जो टॉपिक है, हालांकि महत्वपूर्ण टॉपिक तो ये था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगला टॉपिक थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी थोड़ा काम का, आप इसको ध्यान से समझें। और अगले टॉपिक का नाम है रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन ये क्या चीज़ होती है उसको समझो पहले आप। रैखिक आवर्धन वास्तव में होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? रैखिक आवर्धन। देखो,
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? रैखिक आवर्धन कहलाता है। तो देखो आप, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो एच डैश तथा बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तो रैखिक आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। स्मॉल एम बराबर हो गया एच डैश अपॉन एच। चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी लगाते हैं ना, तो m बराबर माइनस का एच डैश अपॉन एच आ गया। क्यों आ गया भाई? क्योंकि चिन्ह परिपाटी ऐसे कहता है, प्रतिबिंब तो कॉमनली नीचे बनता है ना, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, इसलिए उसको माइनस का एच डैश से लिखा। और बिंब कॉमनली हम ऊपर बनाते हैं, इसलिए इसको हम प्लस के एस से लिख रहे हैं। आपको चिन्ह परिपाटी में पढ़ाया था कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर को बिंब या प्रतिबिंब है तो उसकी लंबाई को पॉजिटिव, और अगर नीचे बना हुआ है तो उसको नेगेटिव लेके चलते हैं। अब साथ में ये माइनस का चिन्ह तो मैंने ये लगा दिया बेटा। अब ये एच डैश है ना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उससे संबंधित होती है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी अपोजिट साइड में होती है, पिछले टॉपिक में हमने देखा था। इस वजह से यहाँ क्या लिखा? माइनस का भी, मतलब एच डैश से संबंधित दूरी क्या होती है? माइनस का भी। ऐसे बिंब की ऊंचाई या एच जो है, इससे संबंधित दूरी क्या होती है? माइनस का यू। ये हो गया माइनस का यू। अब माइनस माइनस प्लस तो बच गया एक माइनस और, तो m बराबर हो गया माइनस का v अपॉन यू। तो ये हमने अवतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, v और u की वैल्यू दे देता है और m की वैल्यू पूछ लेता है, तो हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो एग्जाम में पूछा हुआ है, 10th क्लास में भी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आप इसको देखो अब ध्यान से। प्रकाश का अपवर्तन, ये क्या होता है? पढ़ा हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पृथककारी सतह पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण जब वायु से जल में जाती है तो वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, ये इसको कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। समझो इसको। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब पृथककारी सतह पर वह किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए आप डायग्राम के द्वारा देखें इसको कि ये तो कोई पृथककारी सतह है, जो मैंने लिख रखा है पृथककारी सतह। इसके नीचे कांच है, ऊपर वायु है। कांच के अंदर प्रकाश का वेग को मैंने v2 मान लिया और वायु के अंदर प्रकाश के वेग को मैंने v1 लिख दिया, और ये मैंने क्या बनाया? इसमें डॉटेड अभिलंब बना लिया है। अब ये प्रकाश की किरण आ रही है, आई, जाना इसको यूं सीधा चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुककर ऐसे चली गई, तो ये है अपवर्तित प्रकाश किरण। कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित भी हो जाती हैं, तो ये क्या है? ये परावर्तित प्रकाश किरण है, और ये क्या है? अपवर्तित प्रकाश की किरण है। तो परावर्तित प्रकाश की किरण कौन सा होता है? वह प्रकाश की किरण होती है जो टकराकर उसी माध्यम में चली जाए, वो तो होती है परावर्तित प्रकाश किरण। और अपवर्तित प्रकाश किरण वो होती है जो टकराकर दूसरे माध्यम में एंटर हो जाए, वो कहलाती है अपवर्तित प्रकाश की किरण। तो ये हो स्मॉल आर, ये परावर्तन कोण है, और ये स्मॉल आर क्या? अपवर्तन कोण है। दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? आगे देखिए। देखो अपवर्तन के निम्न दो नियम है। कौन कौन से? देखो, अपवर्तन का प्रथम नियम कि आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसे अपवर्तन का लिख रखा है यहाँ पर, अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। जो आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण अभिलंब तीनों हमने पिछले पेज पर देखा था, एक ही पेज पर उपस्थित थे। तो ये क्या? तीनों एक ही तल में, इसका मतलब, और एक ही तल में होते हैं, इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। द्वितीय नियम क्या है वो देख लो कि आपतन कोण की ज्या साइन आई। आपतन कोण को हमने आई से लिखा था, अपवर्तन कोण को हमने आर से लिखा था। अब ये ज्या आ रही है, ज्या क्या चीज़ है ये और देख लो भाई। ज्या है ना, ज्या, इसको तो बोलते हैं साइन को तो ज्या बोलते हैं, और को ज्या बोलते हैं कोस को, और स्पर्श ज्या बोलते हैं
टेन को। आई समझ? तो साइन को तो ज्या, कोस को कोज्या और टेन को स्पर्श ज्या। देखो इधर आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? नियत होता है नियत। इसका मान उन माध्यमों के आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मतलब कि आपतन कोण की जो ज्या है जो साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या है साइन आर, इसका जो अनुपात रहेगा तो जिस माध्यम से वो इधर उधर हो रहे हैं ना, उनके माध्यमों के अपवर्तनांकों के बराबर होता है। ध्यान समझना, उल्टा सिस्टम है इसमें। आई किस में बनता है? पहले माध्यम में बनता है ना। आई तो पहले माध्यम में बनता है आपतन कोण, तो इसका n1 तो आएगा नीचे। आर दूसरे माध्यम में बनता है अपवर्तन कोण, इसका अपवर्तनांक आएगा ऊपर। तो n2 अपॉन n1 या n21 मतलब कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो इसमें स्नेल के नियम में जो साइन आई अपॉन जो साइन आर है ना, ये वास्तव में उल्टे अपवर्तनांक के बराबर है। या तो आप इसको साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n ही लिख लो, और अगर n नहीं लिखना चाहते हो तो n2 अपॉन n1 आएगा। उल्टा आई कोण बन रहा है पहले वाले में तो n1 नीचे, और r वाला बन रहा है n2 में तो n2 ऊपर। तो देखो यहाँ n1 तो है माध्यम 1 का अपवर्तनांक और n2 है माध्यम 2 का अपवर्तनांक। स्नेल के नियम को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, वज्र गुणा कर दो, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। इसमें ये स्पष्ट होता है कि अब ये दोनों साथ साथ हैं, आई और n1 साथ साथ है और r और n2 अब साथ साथ है। वहाँ यह उल्टा होता है। नोट देखिएगा, नोट कह रहा है कि नंबर 1, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। याद होगा आपको, 10वीं क्लास में आ जाता है ये तो। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आती है। ये दो बातें इसमें हैं। ये दोनों नोट भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला टॉपिक भी साथ साथ ये भी देख लेते हैं, और वो है प्रकाश का अपवर्तनांक। ये जो बात हमने अभी पढ़ी थी ना, वही है यहाँ अपवर्तनांक। अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है कि n बराबर c अपॉन v आपको याद करना है। क्या करना है? n बराबर, नहीं दिख रहा है यहाँ लिख दो, n बराबर c अपॉन v तो आपको याद करना है। जहाँ c तो क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग, और v क्या है? माध्यम में प्रकाश का वेग। ये अगर आपको याद है ना तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। n बराबर c अपॉन v। देखो, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल वायु या निर्वात की चाल से कम होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो किस में होती है? वो होती है भाई वायु या निर्वात में। और बाकी कांच में, अभ्रक में, मोम वगैरह में प्रकाश की चाल है वो कम हो जाती है। प्रकाश की निर्वात में चाल को c से तथा प्रकाश की माध्यम में चाल v के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। n अपॉन वी, n बराबर c अपॉन वी होता है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा वायु का प्रकाश का वायु में चाल और प्रकाश का माध्यम में चाल का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। देखो, प्रकाश की निर्वात में चाल c लिख रखा है यहाँ पे, तथा प्रकाश की माध्यम में चाल v के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। ये बात यहाँ लिख भी रखी है कि अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल, या n बराबर c बटा v। c का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है, तो अपवर्तनांक का भी क्या हो जाएगा? कोई मात्रक नहीं होगा, तो कह देंगे अपवर्तनांक एक अदिश तथा विमाहीन राशि है। और विमाहीन के अलावा मात्रकहीन राशि भी है। मतलब अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। नोट क्या कह रहा है
कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये बात मैं शुरू में भी आपको बताया था कि जो एक क्वांटिटी ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलती, किसी भी माध्यम में प्रकाश जाए, और वो होती है उसकी आवृत्ति। वेग उसका कम ज़्यादा हो जाता है माध्यम के हिसाब से, लेकिन उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। तो अगर कोई पूछे कि उस भौतिक राशि का नाम लिखो जो प्रकाश से संबंधित है और जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वो परिवर्तित नहीं होती है, तो उसका आंसर आएगा आवृत्ति। क्लियर? अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।